शहीद टिपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह इनके यौम पैदाइश के मौके पर शहीद अहमद खान पठान कृति समिति लातूर आप सभी के सामने पेश करने जा रही है शेरे हिंद शहीद टिपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह इनका इतिहास। शहीद टिपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह एक महान योद्धा थे। सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जंग करने वाले और देश के लिए शहीद होने वाले राजा थे। दुनिया के सबसे पहले मिसाइल मैन शेरे हिंद शहीद टिपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ही थे। लेकिन आज के दौर में इन शहीदों का इतिहास दबाया जा रहा है। लेकिन शहीद अहमद खान पठान कृति समिति ऐसे योद्धाओं का इतिहास आपके सामने लाने की कोशिश हमेशा करती रहेगी। हिंदुस्तान की आजादी की कहानी, जंजीरों से जकड़े दिन और घुप काली अंधेरी रातों की कहानी उनकी जिनके अनगिनत पीठ और कंधों पर चढ़कर आजादी का सूरज हिंदुस्तान के आसमान में उदित हुआ। 1857 ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता का एक क्रूर, शातिर और दमनकारी चेहरा, ईस्ट इंडिया कंपनी। जो लोग मुसलमानों से पूछते हैं कि मुसलमानों ने इस देश के लिए क्या किया था, तो सुनो 1857 की क्रांति। ये वो क्रांति थी जिसने अंग्रेजों के पैर उखाड़ फेंके थे। ये क्रांति हिंदुस्तान की पहली जंग आजादी थी। 1857 की क्रांति वो पहली और आखिरी क्रांति थी जिसमें हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर भारत देश के लिए कुर्बानियां दी थी। कि 1857 की क्रांति में मुसलमानों का क्या योगदान था, कितने मुसलमानों ने इस क्रांति में अपनी जान की कुर्बानियां दी और वो क्या वजहें थीं जिनकी वजह से ये क्रांति शुरू हुई। दोस्तों, वैसे तो 1767 में टीपू सुल्तान और उनके पिता हैदर अली ने अंग्रेजों से जंग करके पहले ही ये पैगाम दे दिया था कि मुसलमान अंग्रेजों को इस देश में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आजादी शुरू होती है 10 मई 1857 को, जब मेरठ की अंग्रेजी फौज में शामिल भारतीय सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया था। आखिर क्यों किया था इन सिपाहियों ने ये विद्रोह, इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा। दोस्तों, वो बंदूक में गाय और सुअर की चर्बी वाला मामला तो बाद का है। अंग्रेजों के जुल्म सितम की वजह से भारतीयों के मन में पहले ही अंग्रेजों के खिलाफ नफरत भर चुकी थी। जैसे अंग्रेज भारत में जबरन ईसाई धर्म फैलाने में लगे थे, भारतीय किसानों की जमीनों पर कब्जा कर किसानों पर अत्याचार करते, भारत के सामानों को जबरन
सस्ते दामों में खरीद कर इंग्लैंड में जाकर महंगे दामों में बेचते थे। अंधविश्वास का आरोप लगाकर हिंदू और मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं को जबरन बंद करवा देते थे। इसके बाद आता है गाय और सूअर की चर्बी वाला मामला। ये मामला कुछ यूँ था कि अंग्रेजी सेना में एक नई राइफल इनफील्ड आई थी, जिसके कारतूस को मुंह से खोलना होता था और इन कारतूसों पर लगी थी गाय और सूअर की चर्बी। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र तो सूअर मुसलमानों के लिए हराम। इसी मसले पर एक सिपाही मंगल पांडे का दिमाग खराब हो जाता है और वो अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या कर डालता है। ये वाकया था जनवरी 1857 का। मंगल पांडे को अंग्रेज पकड़ लेते हैं और मौत की सजा देकर शहीद कर देते हैं। यही गाय और सूअर की चर्बी वाली बंदूकें मेरठ के सिपाहियों को भी दी जाती है। बस फिर क्या था, मेरठ के 80-90 भारतीय सिपाहियों ने ऐसी बगावत की कि अंग्रेजों की सांसें फूल गई। ये बगावत 10 मई 1857 को शुरू हुई और फिर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। अंग्रेजों के जुल्मों सितम से भारतीय लोग पहले ही परेशान थे और अब अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने का मौका था। मगर एक दिक्कत थी, वो ये कि इस क्रांति को लीड कौन करेगा। बस फिर सारे हिंदुस्तान के राजा महाराजा और सिपाहियों की आस मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर पर जाकर रुकी। सभी ने बादशाह बहादुर शाह जफर से दरख्वास्त की कि आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हैं, आपकी बारी है। बहादुर शाह जफर पीछे नहीं हटे और अंग्रेजों के खिलाफ अपने देश के लिए जंग में उतर पड़े। लखनऊ से बेगम हजरत महल, बरेली से खान बहादुर खान, इलाहाबाद से लियाकत अली, वल्लभगढ़ से बख्त खान जैसे मुस्लिम हुक्मरान और पूरे देश के उलमाए कराम इस क्रांति में कूद पड़े। अल्लामा फजल खैराबादी ने सबसे पहले जामा मस्जिद से ये ऐलान किया कि ए मुसलमानों, आज वो दिन है जिस दिन तुम अपने देश के लिए अपनी कुर्बानियां दोगे। ये वो मौका है जब तुम अंग्रेजों के जुल्म सितम से छुटकारा पा सकते हो। तुम ही हो जो इस जालिम अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंक सकते हो। बस फिर क्या था, देश का हर मुसलमान अपने देश की आजादी के लिए सड़कों पर उतर आया और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार हो गया। अंग्रेजों से जब ये जंग ना संभली तब जालिमों ने मासूम औरतों और बच्चों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। आवाम को जहाँ देखते वहीं गोली मार देते। कईयों को लाल किले और जामा मस्जिद में ही जिंदा जला दिया गया, कईयों को फांसी पर लटका दिया गया। मगर फिर भी मुसलमान ना रुके ना डरे। अंग्रेजों से लड़ते हुए बहादुर शाह जफर अंग्रेजों के हाथ आ जाते हैं। अंग्रेज उनको रंगून, जो आज के म्यांमार में है, कैद कर देते हैं। यकीन मानिए, बहादुर शाह जफर ने इस देश के लिए जो कुर्बानी दी थी वो किसी और ने शायद ही दी होगी। अंग्रेज एक सुबह बहादुर शाह जफर के लिए नाश्ते का इंतजाम करते हैं। बहादुर शाह जफर मना कर देते हैं, मगर फिर भी अंग्रेज जबरदस्ती 3 थालों को लाल कपड़े से ढककर उनके सामने रखते हैं। जब बहादुर शाह जफर तीनों थालों पर से कपड़ा हटाते हैं तो वहाँ उनके 2 बेटों और 1 पोते के सर रखे होते हैं। सोचिए एक बाप में क्या बीती होगी जब उसके नाश्ते में उसी के बेटों के सर रख दिए गए, जिन्होंने अपने देश के लिए अपने बेटों तक को कुर्बान कर दिया था। बहादुर शाह जफर के शहीद हो जाने के बाद मुगल सल्तनत हमेशा के लिए खत्म हो गई। फजल हक खैराबादी को भी पकड़ लिया गया और काला पानी की सजा सुना दी गई, जिससे वो वहीं शहीद हो गए। अंग्रेजों को सबसे ज्यादा मुसलमानों ने नुकसान पहुंचाया था, इसीलिए अंग्रेजों ने मुसलमानों को टारगेट किया और जहां भी मुसलमान दिखते उनको गोली मार दी जाती। अंग्रेजों ने ये इल्जाम लगाया कि ये क्रांति मुस्लिम उलेमाओं और मौलवियों की वजह से छिड़ी है। इसी वजह से अंग्रेजों ने मुस्लिम उलेमाओं पर जो जुल्म और सितम ढाए थे वो सुनकर आपके आंसू नहीं रुकेंगे। इस्लाम के मुजाहिद उलमाओं को अंग्रेजों ने कानपुर से फर्रुखाबाद के बीच के हर पेड़ पर फांसी से लटका दिया। इसी तरह दिल्ली में ऐसा कोई पेड़ नहीं बचा था जिस पर मुसलमानों की लाशें ना लटकी हो। और जब सारे पेड़ खत्म हो गए तब अंग्रेजों ने मुस्लिम उलेमाओं को नंगा करके बीच मैदान में जिंदा जला दिया था। ए मुसलमानों, ये थे तुम्हारे उलमाए कराम जिन्होंने तुम्हारी आजादी के लिए, इस देश की आजादी के लिए अपनी जानें भी कुर्बान कर डाली। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 1857 की क्रांति में 5 लाख मुसलमानों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी थी। सिर्फ दिल्ली में ही 27,000 उलमाए कराम को फांसी पर लटका दिया था। कहाँ है वो फर्जी देशभक्त जो मुसलमानों से देशभक्ति का सबूत मांगते हैं।
1857 की क्रांति लगभग 2 सालों तक चली। अंग्रेजों को अब तक ये अंदाजा हो गया था कि हिंदुस्तान पर उनके राज करने के दिन अब खत्म होने वाले हैं। अंग्रेजों ने इस क्रांति का सारा इल्जाम मुसलमानों पर लगाया और ये सच भी था कि मुसलमानों ने ही 1857 की जंग में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इसके बाद अंग्रेजों ने अपना बदला मुसलमानों और खासकर मुस्लिम उलमाओं पर इस कदर उतारा कि हजारों उलमाए कराम को सरेआम फांसी दे दी गई। हजारों को जामा मस्जिद और लाल किले के बीच मैदानों में नंगा करके जिंदा जला दिया गया। जिन उलमाए कराम ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग के लिए फतवे दिए थे, उनको सूअर की खाल में बंद करके जिंदा जलाया गया। कईयों को सूअर का गोश्त खाने पर मजबूर किया गया। मगर इन मुजाहिदों की वो शान थी कि इन्होंने अपनी जानें दे दी, मगर ना अपने ईमान का सौदा किया, ना अपने देश का। अंग्रेजों का गुस्सा सिर्फ उलमाओं तक नहीं रुका, बल्कि मुस्लिम औरतों और बच्चों तक को पकड़कर लाल किले में कैद कर दिया गया। एक दिन सभी को लाल किले के खूनी दरवाजे से बाहर निकलने को कहा गया। जैसे जैसे औरतें और बच्चे बाहर निकलते गए, वैसे वैसे सबको गोलियों से भून दिया गया और बचे हुए मुसलमानों को तोप के मुंह पर बांधकर उनको तोप से उड़ा दिया गया। ये थी इस देश के लिए मुसलमानों की कुर्बानियाँ। अंग्रेज यही नहीं रुके। मुसलमानों की जानें लेने पर जब उनको सुकून ना मिला तो अंग्रेज मुसलमानों के दीन, तालीम और मस्जिदों पर हमला करने लगे। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुसलमानों को दिल्ली से निकाल दिया। मस्जिदों को अंग्रेजी सैनिक छावनियों में बदल दिया गया। मुसलमानों को अंग्रेजी सेना में भर्ती करना बंद कर दिया गया। मुस्लिम किसानों से जबरदस्ती उनकी जमीनें छीन ली गई। मुसलमानों के मदरसों को जबरन बंद करवा दिया गया ताकि मुसलमान अपने दीन की तालीम हासिल ना कर पाए। अंग्रेज ये जान चुके थे कि मुसलमान इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने से पीछे नहीं हटेंगे, इसीलिए उनको आर्थिक और तालीमी तौर पर कमजोर करना होगा। और दोस्तों, अंग्रेज अपने इस मंसूबे में काफी हद तक कामयाब भी हो चुके थे। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देने वाला शख्स एक मुसलमान था। मुंबई में पैदा होने वाले यूसुफ मेहर अली ने ही 1942 में सबसे पहले इस नारे का प्रयोग किया। साइमन गो बैक का नारा भी यूसुफ मेहर अली ने दिया था। मुसलमानों ने भारत की आजादी में बड़ी ही क्रांतिकारी भूमिका निभाई। असहयोग आंदोलन की शुरुआत मुसलमानों ने ही की थी। 1920 में खिलाफत आंदोलन के दौरान मोहम्मद अली जौहर और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने सबसे पहले अंग्रेजी प्रोडक्ट का बहिष्कार करने की रणनीति बनाई, जिसके बाद ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया। असहयोग आंदोलन में मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। भारत के सबसे बड़े शुगर व्यापारी हाजी सबू सिद्दीक ने अपनी शुगर फैक्ट्री पूरी तरह से बंद कर दी। ये फैक्ट्री इतनी बड़ी थी कि इसके जरिए बनाई गई शुगर पूरे इंग्लैंड में इस्तेमाल की जाती थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाटा कंपनी भी मुसलमानों की थी, जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान एक अंग्रेज ने खरीद लिया था। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि भगत सिंह का केस लड़ने वाला शख्स भी एक मुसलमान था। बैरिस्टर आसिफ अली ने भगत सिंह का केस तब लड़ा जब कोई भी भगत सिंह का साथ देने को तैयार नहीं था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले हजरत मोहानी भी एक मुसलमान थे। उन्होंने ही भारत की आजादी की रूपरेखा तैयार की थी। इतिहासकारों के मुताबिक 1857 में होने वाले विद्रोह में 50,000 उलमाओं को फांसी दी गई और लाखों मुसलमान सरेआम कत्ल कर दिए गए। 1857 में दिल्ली से लेकर कलकत्ता की रोड पर ऐसा कोई पेड़ नहीं था जिस पर मुस्लिम उलमाओं की लाशें न टंगी हो। मुसलमानों ने ही भारत की आजादी के लिए पहली जंग लड़ी। मैसूर के सुल्तान हैदर अली और उसके बेटी टीपू भारत की आजादी के लिए शहीद होने वाले पहले शासक थे। मशहूर क्रांतिकारी अशफाकुल्लाह खान सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि जय हिंद का नारा एक मुसलमान आबिद हसन सफानी ने दिया था। ये नारा आज भी भारतीय सेना और शासकीय प्रणाली में सम्मान स्वरूप इस्तेमाल किया जाता है। तिरंगे का निर्माण करने वाली सुरैया तैयब जी भी एक मुसलमान थी। उन्होंने ही भारत के राष्ट्रीय ध्वज को वर्तमान रूप दिया था। कानपुर में पैदा होने वाले अजीमुल्लाह खान ने ही मादरे वतन भारत की जय का नारा दिया था। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि भारत का पहला राष्ट्रीय गीत अजीमुल्लाह खान ने ही लिखा था। बहुत कम लोग जानते हैं कि मौलाना कासिम नानोतवी ने दारुल उलूम देवबंद की स्थापना अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए की थी। इस मदरसे का मकसद देश में ऐसे नौजवानों को पैदा करना था जो भारत की आजादी में योगदान दे सकें।
रेशमी रुमाल आंदोलन की शुरुआत करने वाले मौलाना महमूदुल हसन और मौलाना उबैदुल्ला सिंधी दारुल उलूम देवबंद के ही छात्र थे। मौलाना उबैदुल्ला सिंधी ने सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर भारत की पहली अस्थायी सरकार की स्थापना की थी और वह भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि मौलाना महमूदुल हसन ने ही 1920 में गांधी को महात्मा का लक़ब दिया था। उनका ये नाम इतना मशहूर हुआ कि पूरी दुनिया में गांधी महात्मा गांधी के नाम से जाने जाने लगे। महमूदुल हसन ने ही हकीम अजमल खान के साथ मिलकर 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी ताकि भारतीय शिक्षा तंत्र को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद करवाया जा सके। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि काला पानी जैसी दर्दनाक सजाओं को पाने वाले 90% से अधिक लोग मुसलमान थे। अंडमान निकोबार में आज भी सबसे ज्यादा कब्रें मुसलमानों की हैं। मुसलमानों ने ही अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले हथियार उठाए। 1772 में शाह अब्दुल अजीज ने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा देते हुए ऐलान किया कि अंग्रेजों की गुलामी हराम है और हर मुसलमान पर फर्ज है कि वो अपने मुल्क और देश की आजादी के लिए खुद को कुर्बान कर दे। 1857 में होने वाले विद्रोह की प्लानिंग एक मुसलमान मौलवी अहमदुल्ला शाह ने की थी। वो भारत के अकेले इंसान थे जिन पर अंग्रेजों ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था। अंग्रेजों ने उन्हें शहीद कर दिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि 1857 में शहीद होने वाले 90% लोग मुसलमान थे। जालियांवाला बाग में जनरल डायर की गोलियों का निशाना बनने वाले अधिकतर लोग भी मुसलमान थे। भारत की आजादी का नेतृत्व करने वाले संगठन इंडियन नेशनल कांग्रेस के 9 से अधिक प्रेसिडेंट मुसलमान रहे। गांधी जी ने अफ्रीका में जहां वकालत की पढ़ाई की, वो कॉलेज भी एक भारतीय मुसलमान का था और वह जब भारत में आए तो उन्होंने आजादी के लिए अली ब्रदर्स के साथ काम करना शुरू किया जो कि मुसलमान थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि 1921 में केरल के मुसलमानों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई जंग में 3000 से अधिक मुसलमान शहीद हुए थे और 50,000 मुसलमानों के जेल में कैद कर दिया गया था। ये आंदोलन मोपला मुस्लिम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 1942 में शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन की रूपरेखा मौलाना अबुल कलाम आजाद ने तैयार की थी। भारत की आजादी के लिए सबसे ज्यादा लेख, शायरी, गीत और किताबें मुसलमानों ने ही लिखी। अल्लामा इकबाल के जरिए लिखा गया सारे जहां से अच्छा आज पूरे भारत में गाया जाता है। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि देश के लिए शहीद होने वाला पहला पत्रकार मौलाना मीर बाकर एक मुसलमान था। भारत की आजादी के लिए मुस्लिम राजाओं और महाराजाओं ने अपने खजाने खोल दिए। कोलकाता के हाजी उस्मान सईद ने अपना सब कुछ भारत की आजादी के लिए कुर्बान कर दिया। हाजी उस्मान की अमीरी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1920 तक कोलकाता में बनने वाला हर स्कूल और हर बड़ी बिल्डिंग उन्हीं की थी। कोलकाता के पहले सुपर स्टोर कैश बाजार की बुनियाद हाजी सईद ने ही रखी थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी सारी दौलत देश को दान कर दी और खुद एक किराए के घर में रहने लगे। अमीर हमजा और अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी जैसे मुसलमानों ने अपनी अरबों रुपये की संपत्ति देश की आजादी के लिए कुर्बान कर दी। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अफगानिस्तान में स्थापित की गई सरकार में 9 में से 5 मंत्री मुसलमान थे। भारत की आजादी के लिए देश भर में मौजूद मस्जिदों को किलों की तरह इस्तेमाल किया गया। इन मस्जिदों में सुबह शाम हर वक्त भारत की आजादी के लिए ऐलान हुआ करते थे। आजादी के वक्त कोई मस्जिद ऐसी नहीं थी जिसकी दीवारों पर मुसलमानों का खून न लगा हो। इन सब के अलावा ऐसे करोड़ों मुसलमान हैं जिन्होंने भारत की आजादी और उसकी अस्मिता के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। सच तो ये है कि भारत की आजादी मुसलमानों के बगैर मुमकिन न थी। भारत आज भी आजादी के लिए मुसलमानों का एहसानमंद है। पढ़ लो मुसलमानों, तुम्हारा इतिहास दम तोड़ रहा है। हम उस मुजाहिदे आजादी को भी सलाम पेश कर लें जो हमारे इलाके से आता है, शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह। इस मैसूर के उस शेर को अपनी कब्र में हम जिंदा मानते हैं, और क्यों ना जिंदा माने, वो सबसे पहला तोप मैन है, वो सबसे पहला मिसाइल मैन है। सबसे पहले हिंदुस्तान को ताकत देने वाला, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाला है। तुम्हारे भूखने से कुछ नहीं होगा। वो कल भी सुल्तान था, आज भी सुल्तान है, और अल्लाह ने उसे सुल्तान नाम से बनाया था। वो सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह सुल्तान ही रहेगा। नतवान अगर मर्दान अजीस्त हमचू मर्दान जान सुपुर्दन जिंदगीस्त।
ऐसा महान योद्धा जिसे मैसूर का टाइगर कहा गया। इस सुल्तान ने अपने समय में अपनी प्रजा के विकास के लिए मकान, सड़कों, पुलों, बंदरगाहों का निर्माण किया। इसी महान सुल्तान ने पहली बार युद्ध में रॉकेट, लोहे से बनी मैरियन रॉकेट और मिसाइल का निर्माण किया था। इसीलिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा इन्हें दुनिया के पहले युद्ध रॉकेट के नव प्रवर्तक कहा गया था। हिंदुस्तान जब गुलाम था तब इस योद्धा ने अपना ऐसा बेहतरीन तकनीक युक्त सैनिक बल तैयार किया था जो कि अंग्रेजों को नुकसान पहुंचा सके। आज के हिस्ट्री के सेगमेंट में हम बात करेंगे मैसूर के टाइगर टीपू सुल्तान की। टीपू सुल्तान का जन्म नवंबर 1750 को कर्नाटक के देवनाहली में हुआ, जो कि उस समय यूसुफाबाद के नाम से जाना जाता था। टीपू सुल्तान का पूरा नाम बादशाह नसीबुद्दौला सुल्तान मीर फतेह अली बहादुर साहब था। 18वीं सदी के अंत तक आते आते टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली के देहांत के बाद टीपू का राज्याभिषेक मैसूर की एक प्रमुख घटना थी, क्योंकि टीपू के सुल्तान बनते ही अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति को जबरदस्त धक्का पहुंचा था। एक और ब्रिटिशर्स अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए हर संभव कदम उठा रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर टीपू अपनी वीरता और कूटनीति के दम पर मैसूर की रक्षा करने की प्रतिज्ञा कर चुके थे। इसलिए अंग्रेज उनकी सल्तनत पर हाथ डालने से डरते थे। टीपू सुल्तान को मैसूर का टाइगर इस नाम से तभी से पुकारा जाने लगा था जब उन पर हमला करने आए बाघ को उन्होंने मार गिराया था। टीपू डरे नहीं, उन्होंने साहस के साथ उस बाघ के साथ लड़ाई की और उसे मार दिया, और तब से उन्हें मैसूर का टाइगर कहा जाने लगा। अपनी बहादुरी और कूटनीतिज्ञता के कारण ही टीपू ने महज 15 साल की उम्र में ही मालाबार साम्राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया था। जिस समय टीपू मालाबार की धरती पर अपना परचम लहराने जा रहे थे, उस समय उनके पास मालाबार की सेना की संख्या से कम सैनिक थे। टीपू अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से हार नहीं मानी और उन्होंने अंग्रेजों से दुश्मनी बनाए रखी। एक चिट्ठी जो अगर अंग्रेजों के हाथों ना आती तो इतिहास कुछ और होता। ये चिट्ठी फ्रांस के महासेना नायक नेपोलियन बोनापार्टे द्वारा लिखी हुई थी, जिसमें नेपोलियन का हिंदुस्तान की सीमा में प्रवेश कर अंग्रेजों को बाहर निकालने का जिक्र था। नेपोलियन ने ये चिट्ठी मैसूर के शक्तिशाली सुल्तान को लिखी थी, जिन्होंने रॉकेट तोपखानों के प्रयोग से अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था। ये सुल्तान, ये मैसूर के टाइगर का नाम था टीपू सुल्तान। 18वीं शताब्दी में पूरे भारत उपमहाद्वीप की राजनीति उथल पुथल हो रखी थी। ईरान के नादिर शाह द्वारा मुगलों की ताकत विध्वस्त हो चुकी थी और मराठों का दबदबा पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद काफी कम हो रखा था। इन ताकतों के कमजोर पड़ने पर हैदर अली नाम के एक शख्स ने अपनी रणनीति और चतुराई का इस्तेमाल करते हुए बुलंदी हासिल कर ली। हैदर अली मैसूर के एक सेना नायक थे। उन्होंने मैसूर के लिए कई लड़ाइयां लड़ी और जीती थी। इन सफलताओं से खुश होकर 1759 में मैसूर के कृष्ण राजा ने हैदर को नवाब का शीर्षक दे दिया। हैदर अली की ताकतें बढ़ती गई और वो मैसूर के डिफैक्टो शासक बन गए और 1761 में उन्होंने अपने आप को मैसूर का सुल्तान घोषित कर दिया। टीपू सुल्तान हैदर अली के पुत्र थे। उनका असली नाम फतेह अली साहब टीपू था। हैदर अली खुद पढ़े लिखे नहीं थे, इस वजह से उसने अपने बेटे टीपू की पढ़ाई और युद्ध शिक्षा पे विशेष ध्यान रखा, जिस वजह से टीपू को उर्दू, पर्शियन, अरबिक, कन्नड़ा भाषाओं में निपुणता हासिल हो गई। इसके अलावा उसने घुड़सवारी, बंदूकबाजी और तलवारबाजी में भी महारत हासिल कर ली।
टीपू सुल्तान केवल 15 वर्षीय आयु में अपने पिता हैदर अली के मुख्य सेना नायक बन गए। युद्ध के अलावा उन्होंने मैसूर की अर्थव्यवस्था पे भी विशेष ध्यान रखा और उनके राजकाल में मैसूर कृषि और वस्त्र उत्पादन में पूरे भारत में प्रमुख हो गया। मैसूर की आम आमदनी उस समय और राज्यों की तुलना में 5 गुना ज्यादा थी। देखते ही देखते हैदर अली और टीपू ने मैसूर को एक छोटे से राज्य से एक विशाल 80,000 वर्ग मील शक्तिशाली महाराज्य में तब्दील कर दिया। अब दक्षिण और दक्कन में 5 मुख्य शक्तिशाली राज्य थे: मराठा, हैदराबाद, मैसूर, ईस्ट इंडिया कंपनी और कर्नाटक। और इन सब के बीच सत्ता संघर्ष होना संभावित था। मैसूर के मित्र फ्रांस इस समय तक तीसरी कर्नाटक युद्ध में हारने के बाद पीछे हट चुके थे, मगर फिर भी उन्हें संधि के अनुसार गोला बारूद और तोपे बेचने की इजाजत थी। मैसूर की बढ़ती ताकत जल्दी बाकी राज्यों को खटकने लगी। पानीपत की लड़ाई के बाद हैदर अली ने मराठों और हैदराबाद के निजाम के कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था, मगर माधव राव के नेतृत्व में मराठों की ताकत फिर से उभरने लगी। साथ ही साथ निजाम ने अपने समुद्री तट के हिस्से को अंग्रेजों को देकर अंग्रेजों से संधि कर ली, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों ने युद्ध में एक दूसरे की मदद करने का वादा ले लिया। इसके अलावा कर्नाटक पहले से ही अंग्रेजों के संरक्षण में था। मैसूर अब बिल्कुल अकेला पड़ गया और अपने दुश्मनों से घिरा हुआ था और आक्रमण की प्रतीक्षा कर रहा था। और वो ही हुआ। 1767 में सबसे पहले मराठों ने उत्तरी मैसूर पे धावा बोल दिया, मगर हैदर अली ने मराठों को भारी कर देकर उन्हें वापस मुड़ने में मजबूर कर दिया। मगर तभी खबर आई कि दूसरी ओर से हैदराबाद के निजाम अंग्रेजों के साथ मिलकर बैंगलोर तक पहुंच गए हैं। हैदर अली ने फिर भारी कर देकर निजाम को अपने साथ मिला लिया और निजाम की सेना के साथ मिलके उन्होंने अंग्रेजों की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। इस कूच के दौरान छोटी छोटी कई लड़ाइयां लड़ी गई, इसमें कई में अंग्रेज हावी रहे और कई में हैदर अली। मगर कोई नतीजे न आने की वजह से हैदराबाद के निजाम फिर से अंग्रेजों की तरफ हो लिए। मगर इसके बावजूद भी हैदर अली का हौसला टूटा नहीं और वो अपनी फौज को लेकर आगे बढ़ते गए और अंग्रेज के कैप्टन स्मिथ और वुड्स को पीछे हटने में मजबूर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में अंग्रेजों ने अपनी बॉम्बे पोर्ट की फौज को मैसूर के मालाबार इलाके में हमला करने के लिए भेज दिया और आसानी से मैंगलोर को अपने कब्जे में ले लिया। मैंगलोर को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए हैदर अली ने अपने 18 साल के पुत्र टीपू सुल्तान को भेजा, जिन्होंने पहली बार अकेले अपनी सैनिक टुकड़ी के नेतृत्व करते हुए अंग्रेजों को हार का स्वाद चखा दिया। इस जंग में टीपू सुल्तान की तोपों ने और अचानक तेज घुड़सवार हमले ने अंग्रेजों को भागने में मजबूर कर दिया। मालाबार वापस जीतने के बाद टीपू सुल्तान को फिर से कर्नाटक में भेज दिया गया, जहां पर टीपू ने 1769 में तिरुवन्नामलाई के किले पे कब्जा कर लिया। इस किले की रक्षा अंग्रेज, कर्नाटक और हैदराबाद की सेना मिलकर कर रही थी, मगर टीपू सुल्तान इन सबको पीछे धकेलने में कामयाब रहे। इस जीत के बाद टीपू सुल्तान ने अपने पिता के नेतृत्व में अंग्रेजों के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र मद्रास पर कूच कर अंग्रेजों को संधि करने में मजबूर कर दिया, मगर ये संधि ज्यादा देर तक नहीं चली। 1778 में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच यूरोप में जंग छिड़ गई और अंग्रेजों ने फ्रांस के माहे व्यापारिक बंदरगाह में हमला बोल दिया। माहे हैदर अली के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस बंदरगाह की वजह से ही मैसूर को फ्रांसी तोपे, बारूद और बंदूकें मिलती थी। इसके अलावा उनका उत्पादन भी यहीं से यूरोप के बाजारों में एक्सपोर्ट किया जाता था। हैदर अली ने इस कारणवश मराठों और निजाम से संधि कर अंग्रेजों के खिलाफ फिर से जंग का ऐलान कर दिया और 1780 में हैदर अली ने 80,000 बल की सेना के साथ कर्नाटक में अंग्रेजों के किलों पे धावा बोल दिया। अंग्रेजों ने जवाब देते हुए अपने भारत के कमांडर चीफ मुनरो को हैदर अली को रोकने के लिए रवाना कर दिया। उस समय उनकी बटालियन के कैप्टन थे डेविड बेयर्ड। कुछ दिनों के बाद अंग्रेजों ने एक और सेना की टुकड़ी को विलियम बेली के नेतृत्व में मुनरो की सेना से जुड़ने के लिए भेज दिया।
हैदर अली को जैसी खबर मिली, उसने टीपू सुल्तान को बेली के बटालियन को रोकने का आदेश दे दिया। टीपू सुल्तान ने तेजी से आगे बढ़ बेली की सेना को रोक दिया और भारी रॉकेट तोपखानों के प्रयोग से बेली को पूरी तरीके से हरा दिया। टीपू के इन रॉकेटों ने अंग्रेजों को हैरान कर दिया था। पहली बार उन्होंने इतने सटीक रॉकेटों का प्रयोग युद्ध में देखा था। सैकड़ों रॉकेट और उनमें जुड़े गोल गोल घूमती तलवारें किसी भी सेना के हौसले को तोड़ने में कारगर थी। बेली को हराने के बाद टीपू सुल्तान और हैदर अली ने मुनरो पे धावा बोल दिया। इतनी भारी गोलाबारी का सामना मुनरो नहीं कर पाए और वो अपने तोपों को वहीं छोड़ वापस मद्रास दौड़ गए। जख्मी डेविड बेयर को 4 साल के लिए कैद कर लिया गया। 19 साल बाद यही डेविड बेयर टीपू सुल्तान के सबसे बड़े दुश्मन के रूप में वापस आए। ये जंग जीतने के बाद टीपू लगातार अंग्रेजों से जंग जीतते गए और अरकट, तंजौर, वेल्लोर और चित्तूर पे कब्जा कर अंग्रेजों के खिलाफ जीत हासिल कर ली। साथ ही फ्रेंच नौसेना भी वापस माहे पहुंच गई और समुद्र में उन्होंने अंग्रेजी नौसेना को पीछे धकेल दिया। इस समय तक लग रहा था कि अंग्रेज अब ज्यादा दिनों तक अपना वर्चस्व नहीं रख पाएंगे, मगर यूरोप में फिर अंग्रेजों और फ्रांस के बीच संधि हो गई। इसी समय हैदर अली की भी मृत्यु हो गई, मगर मैसूर के नए सुल्तान टीपू सुल्तान ने अपनी जंग नहीं छोड़ी और बार बार अंग्रेजों को हार का स्वाद चखाते रहे, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने फिर से 1784 में मैसूर से संधि कर दी। मगर 1789 में टीपू सुल्तान के त्रावणकोर के युद्ध अभियान ने फिर से इस संधि को तोड़ दिया। टीपू का त्रावणकोर के राजा से काफी समय से क्षेत्र विवाद चल रहा था, इस वजह से टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर पे हमला कर दिया। दोनों राज्यों के बीच भीषण युद्ध हुआ और फिर इस जंग में अंग्रेज भी त्रावणकोर की मदद के लिए आ गए। अंग्रेजों और त्रावणकोर की सेना ने टीपू सुल्तान को इस चढ़ाई के दौरान कोई खास लाभ नहीं उठाने दिया। टीपू सुल्तान के खुद के राज्य में अनेकों मंदिर थे और उनके कई मंत्री और कोष अध्यक्ष भी हिंदू थे। इसके अलावा मैसूर की ज्यादातर आबादी हिंदुओं की थी और वो टीपू सुल्तान से खुश थी। निजाम तो शुरू से ही अंग्रेजों के मित्र थे और तीनों ने मिलकर फिर से टीपू सुल्तान को पीछे खदेड़ना शुरू कर दिया और 1791 में टीपू सुल्तान के सेरिंगापट्टम में कूच कर संधि करने में मजबूर कर दिया। टीपू सुल्तान के 2 बेटों को भी अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया। मैसूर के राज्य की सीमा अब बहुत छोटी हो चुकी थी और टीपू सुल्तान को अब शक्तिशाली मित्रों की जरूरत थी और उनके सबसे करीबी मित्र फ्रांस का राज्य था। उन्होंने फ्रांस के शक्तिशाली सेनानायक नेपोलियन बोनापार्टे को चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी और उन्हें नेपोलियन की तरफ से जवाब भी मिलना शुरू हो गया। नेपोलियन बोनापार्टे 1798 में इजिप्ट पहुंच गए और उन्होंने टीपू को एक चिट्ठी लिखी। मैं एक बहुत बड़ी सेना के साथ लाल समुद्र तक पहुंच चुका हूं और जल्द ही मैं तुम्हें अंग्रेजों के चुंगल से बचा लूंगा। मगर ये चिट्ठी अंग्रेजों के हाथ आ गई और उन्होंने एकदम से टीपू सुल्तान को खत्म करने का इरादा बना लिया। ब्रिटेन ने 3 बड़ी सेना की टुकड़ियों को मैसूर की तरफ रवाना कर दिया। इसमें से एक टुकड़ी का नेतृत्व आर्थर वेल्सली कर रहे थे, जो आने वाले कल में खुद नेपोलियन को हराने वाले थे। उनके खुद के मुताबिक टीपू सुल्तान से उनकी मैसूर की जंग उनके जीवन की सबसे मुश्किल और सबसे खतरनाक लड़ाई थी, यहाँ तक कि नेपोलियन की तुलना से भी ज्यादा कठिन। इस जंग में फिर से मैसूर के रॉकेटों ने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था, मगर फिर भी आर्थर वेल्सली के नेतृत्व में अंग्रेज टीपू सुल्तान के सेरिंगापट्टम किले की दीवार को गिराने में सक्षम रहे। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर को अपना प्रिंसली स्टेट बना लिया और केरला कर्नाटका के कई क्षेत्र कोयम्बटूर, दक्षिण कनाडा और उत्तर कनाडा अंग्रेजों के अंदर आ गए। ये 4 मई 1799 की एक गर्म दोपहर थी। जनूबी हिंदुस्तान की रियासत मैसूर के दारुसल्तनत सेरिंगापट्टम में आसमान बिल्कुल साफ था। सूरज पूरे जोबन पर चमक रहा था।
रियासत मैसूर के सुल्तान टीपू और अंग्रेज़ों के दरमियान जंग शुरू हुए कई माह गुजर चुके थे और पिछले 3 माह से अंग्रेज़ अफवाज सेरिंगापटम का मुहासरा किए हुए थी। किले में 1 साल के लिए राशन और असलहे का ज़ख़ीरा मौजूद था, जबकि टीपू गाहे बगाहे होने वाली झड़पों में अंग्रेज़ों को खासा नुकसान पहुंचा चुके थे। टीपू सुल्तान और उसके जानिसारों की इस हिम्मत और शुजाअत से अंग्रेज़ अफवाज के हौसले पस्त हो चुके थे और वो शिकस्त के करीब थे। लेकिन फिर अपनों की गद्दारी के बायस एकदम ऐसा पांसा पलटा कि हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के अज़ाइम के खिलाफ आखिरी दीवार ढह गई। अंग्रेज़ अफवाज सेरिंगापटम के किले में दाखिल हो गईं और टीपू सुल्तान बेजिगरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। टीपू सुल्तान के साथ गद्दारी करने वाले ये लोग कौन थे? अंग्रेज़ अफवाज किले में कैसे दाखिल हुई और टीपू सुल्तान की जिंदगी का ये आखिरी दिन किस तरह गुजरा? आज के इस वीडियो में हम आपको यही सब दिखाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अंग्रेज टीपू सुल्तान और नवाब हैदर अली के साथ गुज़श्ता 3 जंगों के दौरान ये बात अच्छी तरह समझ चुके थे कि वो टीपू को अकेले ही ज़ेर नहीं कर सकते। लेकिन मैसूर की तीसरी जंग के दौरान वो ये भी अच्छी तरह जान चुके थे कि टीपू के कुछ करीबी लोग ऐसे भी हैं जो इंतहाई मुफाद परस्त और लालची हैं, जिन्हें बाआसानी खरीदा जा सकता है। लिहाजा मैसूर की इस चौथी जंग में अंग्रेज़ों ने निज़ाम हैदराबाद दक्कन को टीपू के खिलाफ अपने साथ शामिल कर लिया था। दूसरी तरफ अंग्रेज लश्कर के सरबराह जनरल हैरिस ने टीपू के करीबी आला ओहदेदारों को भी खरीद लिया था, जिनमें टीपू का वजीर आजम मीर सादिक, वजीर माल पूर्निया और टीपू का मुशीर गुलाम अली लंगड़ा शामिल थे। उन्होंने एक तरफ अंग्रेज लश्कर को किले में दाखिल कराने की मुकम्मल मंसूबाबंदी कर रखी थी, तो दूसरी तरफ टीपू को ये बावर करवा रखा था कि अंग्रेज सिपाह दिन की रोशनी और आपकी मौजूदगी में कभी किले पर हमले की जुर्रत नहीं करेंगी। मंसूबे के मुताबिक किले की दीवार के सबसे कमजोर हिस्से की निशानदही की गई, जहां 3 मई 1799 को अंग्रेज फौज शदीद गोलाबारी करते हुए एक शगाफ डालने में कामयाब हो गई। और फिर रात की तारीकी में तकरीबन 5000 अंग्रेज फौजी खंदकों में छुपकर बैठ गए, जिन्हें 4 मई को किले पर हतमी हमला करना था। 3 मई की शब चंद अंग्रेज अफसरों ने खंदकें पार करके किले की फसील में पड़ने वाले शगाफ का जायजा भी लिया और अंग्रेज अफसरों ने मीर सादिक के साथ मिलकर यह तय किया कि अगले दिन हमले का रास्ता और वक्त क्या होगा। 4 मई की सुबह टीपू सुल्तान ने अपने घोड़े पर सवार होकर किले की दीवार में पड़ने वाले शगाफ का मुआयना किया और इसकी मुरम्मत करने के अहकामात जारी किए, मगर मीर सादिक ने जानबूझकर दीवार के शगाफ को इंतहाई नाकिस तरीके से पुर करवाया। मकसद ये था कि किले में दाखिले के वक्त अंग्रेज अफवाज को दीवार के इस हिस्से को तोड़ने में दिक्कत ना हो। इसके बाद सुल्तान टीपू गुस्ल के लिए चले गए। गुस्ल के बाद उन्होंने हिंदू सवामियों और पुरोहितों से मुलाकात की जो सुल्तान से मिलना चाहते थे। उन्होंने अपने इल्मे नजूम के हिसाब किताब से टीपू को मशवरा दिया कि वो आज के दिन किले से बाहर न निकलें, क्योंकि आज का दिन उनकी जान पर भारी है। टीपू ने उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक भैंसें, बकरियां, ऊंट, काली पोशाक और नकद रुकूम खैरात की, लेकिन ये सब कुछ टीपू ने मौत के खौफ से नहीं बल्कि हिंदू पुरोहितों की ख्वाहिशात के पेश नजर किया। दूसरी तरफ दोपहर को मंसूबे के ऐन मुताबिक वजीर माल पूर्निया ने किले की फसील और अहम चौकियों पर मुतय्यन मुहाफिजों को तनख्वाह देने के बहाने बुलवा लिया। हालांकि अरसा दराज से तमाम हुकूमती इदारों और अफवाज में तनख्वाहें तकसीम करने का वक्त नए महीने की पहली तारीख हुआ करती थी, जबकि उस दिन महीने की चौथी तारीख थी। टीपू इस बात से लाइल्म था कि किले के सामने कुछ ही फासले पर अंग्रेज फौज खंदकों में छुपी किले के अंदर से हमला करने के इशारे की मुंतजिर थी और फिर किले की निगरानी कम होते ही अंग्रेजों ने किले की फसील पर भरपूर गोलाबारी शुरू कर दी। टीपू के जानिसार कमांडर जनरल अब्दुल गफ्फार सुल्तान टीपू से मुलाकात करके वापस अपने इलाके की तरफ जा रहे थे कि उन्होंने किले की फसील को खाली पाया, लेकिन इससे पहले कि वो सिपाहियों को खबरदार करते, अंग्रेजी फौज की तरफ से आने वाला तोप का एक गोला उनके सर में लगा और वो शहीद हो गए। सैयद गफ्फार की शहादत के साथ ही मीर सादिक ने किले की फसील से अंग्रेजों की तरफ सफ़ेद रुमाल लहराना शुरू कर दिया।
ये हमले का इशारा था। इशारा मिलते ही अंग्रेज फौज ने खंदकों से निकलकर दरियाए कावेरी के किनारे की तरफ बढ़ना शुरू किया, जो वहां से सिर्फ 100 गज के फासले पर था, और दरिया भी सिर्फ 280 गज चौड़ा था, जिसकी गहराई कहीं घुटनों तक तो कहीं कमर तक थी। अगर कले की फसील पर उस वक्त सिपाही और तोपची मौजूद होते तो कले की जानिब बढ़ती अंग्रेज फौज को बड़ी आसानी से तोपों का हदफ बनाया जा सकता था, लेकिन अंग्रेज फौज को खंदकों से निकलकर शगाफ के जरिए कले में दाखिल होने में महज 7 मिनट लगे। दूसरी जानिब सुल्तान टीपू दोपहर के वक्त अपनी कमांड पोस्ट में एक दरख्त के नीचे खाना खाने बैठे। अभी उन्होंने पहला लुकमा उठाया ही था कि एक घुड़सवार पैगाम रसा ने उन्हें जनरल सैयद अब्दुल गफ्फार की शहादत की खबर सुनाई। इस वाक़े की खबर जो ही टीपू सुल्तान को मिली तो उन्होंने फौरन लुकमा नीचे रख दिया और कहा कि अब्दुल गफ्फार एक बहादुर जर्नैल था, वो कभी मौत से नहीं डरता था, मैं भी उससे जा मिलूंगा। इसी असना में उन्हें अंग्रेजी फौज के कले में दाखिल होने की खबर मिली तो वो हैरान हो गए। अब उन पर गद्दारों की गद्दारी खुलम खुला वाजे हो चुकी थी। इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि कले में दाखिल होने वाली अंग्रेज फौज की रहनुमाई करने वाला कासिम अली भी सुल्तान टीपू का खास आदमी था। उस वक्त ताज्जुब के आलम में टीपू की जुबान से ये निकला कि ए गद्दारों, तुम इस गद्दारी का अंजाम जरूर देखोगे। तुम और तुम्हारी नस्लें अंग्रेजों के मातहत गुलामी की जिंदगी गुजारेंगी। तुम एक एक चावल के दाने और प्याज की एक एक डली के लिए तरसोगे। ये कहकर टीपू सुल्तान अपने घोड़े पर सवार हुए और फसील के उस हिस्से की जानिब चल पड़े जहां शगाफ था, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही अंग्रेज वहां अपना झंडा गाड़कर कले के दूसरे हिस्सों की जानिब बढ़ना शुरू हो चुके थे। टीपू सुल्तान अगर चाहते तो बआसानी अपनी जान बचाकर वहां से निकल सकते थे, मगर उन्होंने वहीं अपनी तलवार निकाली और फसील के करीब एक छोटे दरवाजे वाटर गेट में बेजिगरी के साथ लड़ाई में मशगूल हो गए। कुछ देर के बाद टीपू जख्मी हो गए और जब उन्होंने कले के अंदरूनी हिस्से में जाना चाहा तो दरवाजे के मुहाफिज मीर नदीम ने मीर सादिक के हुक्म पर कले का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। ये सूरत हाल देखते हुए टीपू के वफादार जाती मुहाफिज राजा खान ने टीपू को मशवरा दिया कि वो अंग्रेजों के सामने खुद को जाहिर कर दें ताकि जान बच जाए, जिस पर टीपू ने गुस्से में राजा खान को डांटते हुए अपना तारीखी जुमला कहा कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। पै दर पै जख्म खाने के बाद टीपू नकाहत के मारे बिलाखिर गिर पड़े। इस दौरान एक अंग्रेज सिपाही ने हीरे जवाहरात से मुज़य्यन टीपू का कमरबंद छीनने की कोशिश की, मगर शेर मैसूर को नीम बेहोशी के आलम में भी ये गवारा ना था। टीपू ने तलवार के एक वार से उस सिपाही का हाथ काट डाला, जिस पर एक दूसरे अंग्रेज सिपाही ने गोली चलाई जो सीधी टीपू सुल्तान की कनपटी पर लगी और टीपू सुल्तान जामे शहादत नोश कर गए। शाम से कबल अंग्रेज कले पर काबिज हो चुके थे। अब तकरीबन शाम की तारीकी छा गई थी, लेकिन सुल्तान टीपू शहीद की लाश का कहीं पता नहीं था। सुल्तान के शाही महल की तलाशी ली गई, लेकिन वहां से भी कोई सुराग न मिल सका। कले पर काबिज होने के बावजूद अंग्रेजों की परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी। वो हर हाल में ये तसल्ली करना चाहते थे कि टीपू जान बचाकर कले से नहीं निकले। आखिरकार सुल्तान टीपू शहीद की लाश तलाश करने के लिए एक मशल बरदार पार्टी तश्कील दी गई, जिसने कलादार नदीम की रहनुमाई में काफ़ी तलाश के बाद टीपू शहीद के मुहाफिज राजा खान को जख्मी हालत में ढूंढ लिया। राजा खान ने उस जगह की निशानदही की जहां टीपू गिरे थे और फिर मजीद कुछ देर वहां तलाश करने के बाद बिलाखिर टीपू शहीद की लाश कले के वाटर गेट के पास लाशों के बहुत बड़े ढेर से मिली, जहां तकरीबन 500 से जायद लाशों का अंबार था। टीपू की आंखें खुली हुई थी, उनका बदन गर्म था। उस वक्त सुल्तान टीपू का हाथ बड़ी मजबूती से तलवार के दस्ते पर था। उनके बदन की ताजगी बिल्कुल जिंदा इंसानों की तरह थी। मौत भी उनके रोबो दबदबे को कम ना कर सकी थी। अंग्रेज अफसर डर के मारे टीपू के करीब नहीं जा रहे थे। लेफ्टिनेंट कर्नल आर्थर वेल्जली ने सुल्तान टीपू की लाश का बगौर जायजा लिया और अपने कानों से सुल्तान टीपू के दिल की धड़कन सुनी। तब जाकर उसे यकीन आया कि सुल्तान टीपू की रूह परवास कर चुकी है। शहादत के वक्त सुल्तान टीपू के जिस्म पर 4 जख्म थे। उनमें 2 जख्म गोलियों के और 2 जख्म संगीनों के थे। जनरल बियर्ड ने सुल्तान टीपू शहीद की लाश को शाही महल में ले जाने का हुक्म दिया, जहां उनके अहले खाना और ख़ानदान के दीगर अफराद भी मौजूद थे। सुल्तान टीपू को अगले दिन उनके वालिद हैदर अली के मकबरे लाल बाग में दफन किया गया। उनके जनाजे को अंग्रेज़ फ़ौज के एक दस्ते ने भी सलामी दी।
जो अंग्रेजों की तरफ से टीपू सुल्तान की जुर्रत और बहादुरी का एतराफ़ था। टीपू शहीद की तदफीन के बाद यकायक मतला अबर आलूद हो गया। बादलों की गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने लगी। गोया आसमान भी टीपू जैसे जर्री सुल्तान को खराज तहसीन पेश कर रहा था। भारत वीर योद्धाओं की धरती रही है और इन वीर योद्धाओं में से एक हैं टीपू सुल्तान, जिन्हें फर्स्ट मिसाइल मैन ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। तो चलिए आज हम इस वीर योद्धा के बारे में कुछ ऐसी बातें जानने की कोशिश करते हैं जो शायद आप नहीं जानते। अमेरिकन स्पेस रिसर्च एजेंसी नासा के रिसेप्शन लॉबी में एक पेंटिंग है जिसमें एक लड़ाई का दृश्य दिखाया गया है और साथ में ये बताने की कोशिश की गई है कि कैसे रॉकेट के इस्तेमाल से एक योद्धा ने विशाल ब्रिटिश सेना को हराया था और ये योद्धा कोई और नहीं बल्कि टीपू सुल्तान थे। जी हाँ, इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि रॉकेट के इतिहास में टीपू सुल्तान का क्या महत्व है। लगभग 300 साल पहले दक्षिण भारत के एक जांबाज योद्धा ने एक ऐसे हथियार का इजाद किया था जिसने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। ये जांबाज योद्धा था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान का नाम उन फ्रीडम फाइटर्स में लिया जाता है जिन्होंने 18वीं सदी में अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के साथ दोस्ती करने की बहुत कोशिश की, लेकिन टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कभी हाथ नहीं मिलाया। इसलिए टीपू सुल्तान और अंग्रेज एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए थे। अब जब इस लड़ाई में अंग्रेजों के गोला बारूद टीपू सुल्तान की तलवार पर हावी होने लगे, तब टीपू सुल्तान ने अपनी फौज को एक ऐसा हथियार दिया जिसका सामना ब्रिटिश फौज ने पहले कभी नहीं किया था। वो हथियार जिसे इतिहास में मैसूरियन रॉकेट के नाम से जाना जाता है। टीपू सुल्तान के पिता अली हैदर एक सिपाही के बेटे थे। अली हैदर के पिता आर्मी के एक सिग्नलिंग डिवीजन के प्रमुख थे। उन दिनों छोटे रॉकेट का इस्तेमाल युद्ध के समय सिग्नल देने के लिए किया जाता था। वो कहते हैं ना कि हर महान खोज के पीछे एक सोच होती है। इन छोटे रॉकेट्स का इस्तेमाल सिग्नल देने तक ही सीमित रह जाता। अगर अली हैदर ने ये ना सोचा होता कि इन सिग्नलिंग डिवाइसेस को जंग में हथियार के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, फिर अली हैदर ने ये सोचना शुरू कर दिया कि कैसे इन सिग्नलिंग रॉकेट्स को मॉडिफाई कर जंग के मैदान में इनका इस्तेमाल किया जाए। तब उन्होंने ऐसा सोचा कि हम रॉकेट के बैम्बू को स्टील से रिप्लेस कर उसमें बारूद भर इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद अली हैदर के नेतृत्व में एक ऐसे स्टील के बने रॉकेट का प्रोडक्शन शुरू हुआ। अपने पिता के बनाए हुए रॉकेट ने टीपू को इतना इम्प्रेस किया कि इस मैसूर के शेर ने इन रॉकेट का रूप बदलकर इन्हें एक खतरनाक हथियार बना दिया। इन रॉकेट्स में 4 फुट लंबी तलवार को जोड़कर इस रॉकेट को उड़ाने का सिद्धांत बड़ा ही आसान था। जब इसे आग लगाई जाती तो इसमें भरा बारूद जलने की वजह से इस रॉकेट को अपोजिट दिशा में गति मिलती थी, जिसकी वजह से ये लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय करता था। इस रॉकेट में जो तलवार लगाई जाती थी, इसका वजन रॉकेट से ज्यादा होता था। इसलिए रॉकेट में मौजूद बारूद खत्म होने पर ये तलवार हवा में चक्कर खाते हुए ब्रिटिश सेना पर गिरती थी और बहुत घातक नुकसान पहुंचाती थी। 1767 से 1799 तक मैसूर और ईस्ट इंडिया के बीच हुई लड़ाइयों में टीपू सुल्तान के इजाद किए गए विनाशक रॉकेट ने कहर मचाया था और फिर इन रॉकेट्स का सफलता से इस्तेमाल हुआ 1780 में मैसूर की दूसरी लड़ाई में। इस लड़ाई में ब्रिटिशों को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन टीपू सुल्तान तो नहीं रहे, पर उनके बनाए रॉकेट ब्रिटिश पहुंच गए। इन रॉकेट की टेक्नोलॉजी समझने के लिए अंग्रेज इन रॉकेट्स को अपने साथ ले गए। टीपू सुल्तान के रॉकेट अब ब्रिटिश रॉकेट बन चुके थे। ब्रिटिशर्स ने नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ जो जंग लड़ी, उनमें उन्होंने इस रॉकेट का इस्तेमाल किया। आज कई देश मिसाइल टेक्नोलॉजी में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं और इस रेस में भारत भी पीछे नहीं है। आज भारत के पास कई सुपीरियर्स मिसाइल हैं। आज हमारे पास अग्नि है जो सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल है। हमारे पास ब्रह्मोस है जो दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रूज मिसाइल है और इसके साथ ही इसकी रफ्तार साउंड से 3 गुना तेज है। लेकिन इन सारे रॉकेट्स की जड़ मैसूरियन रॉकेट है।
हैदर अली की सिर्फ एक सोच ने जंग के माहौल को हमेशा के लिए बदल दिया। हैदर अली और टीपू सुल्तान की देन का लाभ हम आज भी उठा रहे हैं। रॉकेट टेक्नोलॉजी सिर्फ वार के लिए नहीं होती है, इसके कई अच्छे फायदे भी होते हैं। आज रॉकेट टेक्नोलॉजी से ही स्पेस टेक्नोलॉजी में काफी तरक्की हुई है। रॉकेट की वजह से ही भारी वस्तुएं और कई उपग्रह आसमान की ऊंचाइयों पर लॉन्च किए जा सकते हैं। इन सब के बावजूद टीपू सुल्तान के इस सराहनीय कदम को आज हम नहीं भुला सकते। वो जब तक जिए तब तक उन्होंने अपनी प्रजा की सुख सुविधा के लिए जो बन सकता था वो किया। वो शहीद हो गए पर अंग्रेजों के सामने नहीं झुके। उन्होंने अपनी मातृभूमि पर किसी विदेशी का अधिकार अपने जीते जी नहीं होने दिया। इसी वजह से अंग्रेज उनकी सल्तनत पर कब्जा करने से डरते थे। मगर जब भी हम अपने भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो यही पता चलता है कि माँ भारती पर कब्जा करने वालों को शरण देने वाले घर के ही भेदी थे।